जाऊंगी और फिर आपको हराऊंगी। ये सुनकर मुझे हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसका यह रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले 3 सालों में था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि बीस्ट मास्टर महापरीक्षा में जब उसे मेरी असली पहचान पता चलेगी तब उसके चेहरे का भाव कितना मजेदार होगा। अगली सुबह मैं फिर कथुलू को लेकर शिकार पर निकल पड़ा। कथुलू की वृद्धि आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी थी। अगर कुछ घंटे और शिकार कर लिया तो यह अपग्रेड हो जाएगा। हालांकि रियल्म की गहराई में स्पिरिट बीस्ट का स्तर काफी ऊंचा था, लेकिन कथुलू के सामने वे कुछ भी नहीं थे। जहां भी कथुलू जाता कोई स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बाहर आते ही मौत तय थी। कथुलू के टेंटेकल बेहद तेज थे और वे सैकड़ों मीटर तक फैल सकते थे। कुछ घंटे बीत गए, तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, आपका बीस्ट कथुलू सभी शर्तें पूरी कर चुका है, अब यह ग्रोथ स्टेज में प्रवेश करेगा। जल्द ही मैंने कथुलू में बदलाव महसूस किया। उसके आसपास की काली धुंध अचानक और घनी हो गई। उसकी उपस्थिति बेहद भयावह हो उठी, यहाँ तक कि उसकी मानसिक शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। आसपास कई 100 मीटर के भीतर मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट डर से कांपने लगे। कथुलू का शरीर भी लगातार बड़ा होने लगा। अब उसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद विकास प्रक्रिया पूरी हो गई। आपका बीस्ट कथुलू सफलतापूर्वक ग्रोथ स्टेज में प्रवेश कर चुका है। सामूहिक पागलपन कौशल अधिक शक्तिशाली हो गया है। अब इसमें लक्ष्य को कट्टर भक्त में बदलने की संभावना है। कथुलू ने नया कौशल प्राप्त किया, डीप वन समन। ये संदेश देकर मैं बेहद उत्साहित हो गया। डीप वन भी आ गए तो फिर शोगोथ दूर कैसे हो सकते हैं। मैंने तुरंत कथुलू को डीप वन बुलाने का आदेश दिया। एक अजीब आवाज गूंज उठी। कथुलू के पैरों के नीचे का वातावरण बदलने लगा। ठोस जमीन काले पानी में बदल गई। फिर उस काले पानी से एक एक करके विशाल मछली सिर वाले मानवाकार राक्षस निकलने लगे। कुल 10। वे सभी कथुलू के सेवक डीप वन थे। जैसे ही वे प्रकट हुए सभी कथुलू के सामने घुटनों के बल झुक गए। उनके मुंह से अजीब मंत्र निकल रहे थे। वे पूरी तरह कट्टर भक्तों जैसे लग रहे थे। सिर्फ उनका रूप देखकर ही मैं काफी संतुष्ट था। इसके बाद मैंने डीप वन की बाकी जानकारी देखी। डीप वन पानी के भीतर सांस ले सकते थे और उनमें अमृता का गुण भी था। जब तक उन्हें मारा न जाए वे कभी नहीं मरते। वे मेरे लिए लड़ सकते थे, बलि अनुष्ठान कर सकते थे और कथुलू के अनुयायियों का विस्तार भी कर सकते थे। कमाल, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं बेहद खुश हो गया। मैंने तुरंत उनकी युद्ध क्षमता जांचने का फैसला किया। मेरे आदेश मिलते ही 10 डीप वन अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। हालांकि वे जल्दी ही मेरी नजरों से ओझल हो गए, लेकिन कथुलू के स्वामी होने के कारण मैं उनकी दृष्टि से सब कुछ देख सकता था। उनमें से 2 डीप वन एक विशाल पृथ्वी दैत्य के क्षेत्र में घुस गए। वे बेहद फुर्ती से उसके चारों ओर घूमने लगे। अपने नुकीले पंजों से वे उसकी त्वचा को लगातार चीर रहे थे। फिर दोनों उस पर चढ़ गए और उसे जकड़कर बेरहमी से काटने लगे। कुछ ही मिनटों बाद वह विशाल दैत्य गिर पड़ा। कथुलू ने लेवल 15 अर्थ टाइटन को मारा। 336 आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। मैं हैरान रह गया। तो डीप वन द्वारा मारे गए राक्षस भी कथुलू के खाते में जुड़ते हैं, यह देखकर मैं बेहद संतुष्ट हुआ। जब डीप वन चारों दिशाओं में शिकार कर रहे थे मैं भी कथुलू को लेकर रियल्म की ओर गहराई में बढ़ने लगा। हालांकि मैं परीक्षा का लक्ष्य पहले ही पूरा कर चुका था, लेकिन रियल्म अभी बंद नहीं हुआ था। जितनी ज्यादा ताकत बढ़ेगी बीस्ट मास्टर महापरीक्षा में उतना ही फायदा होगा। तभी अचानक मुझे एक चेतावनी मिली, एक डीप वन मारा गया है। मैं तुरंत चौंक गया। डीप वन की शक्ति लेवल 18 स्पिरिट बीस्ट के बराबर थी, फिर भी उसे मार दिया गया। मैंने तुरंत कथुलू से संपर्क किया और उस डीप वन की मौत का रिकॉर्ड देखने लगा। वह डीप वन बहुत दूर तक चला गया था, रियल्म की सबसे गहरी जगह पर काले रंग के विशाल भेड़ियों का एक झुंड था। उनकी संख्या लगभग 30 से 50 के बीच थी। जैसे ही डीप वन ने उन विशाल भेड़ियों को देखा दर्जनों भेड़िए एक साथ उस पर टूट पड़े। बेचारा डीप वन बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाया। मैंने भी तुरंत उन्हें पहचान लिया। इतने सारे ब्लैक मिस्ट वुल्फ बेहद शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट थे। उनकी गति और ताकत दोनों ही असाधारण थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे झुंड में रहते थे। ज्यादातर नए बीस्ट मास्टर्स के लिए वे किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थे। रियल्म की गहराई सचमुच खतरनाक है, लेकिन मेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि घातक मुस्कान थी। मेरे अनुयायी को मारने की हिम्मत। अगर मैं इन्हें सबक नहीं सिखाऊं तो ये समझेंगे कि कथुलू का कोई गुस्सा ही नहीं है। मैं कथुलू को लेकर सीधा उन भेड़ियों के क्षेत्र की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच गया। चारों ओर लंबी और भयावह भेड़ियों की हुआ गूंज रही थी। मेरे आते ही पूरा झुंड सतर्क हो गया। कई धीमी गुर्राहटें सुनाई दी। वह साफ चेतावनी थी। मैंने सामने फैले झुंड को देखकर होंठों पर मुस्कान लाई। इतने सारे भेड़िए, अगर सबको मार दूं तो कितनी आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। मेरे होंठों पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। अचानक भेड़ियों की हुआ छोटी और बेचैन हो गई। उन्हें जैसे किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया था। उनके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। मैंने आदेश दिया, सामूहिक पागलपन। मेरे आदेश मिलते ही कथुलू ने तुरंत कार्रवाई की। अजीब ध्वनि तरंगें चारों ओर फैलने लगी। उनके साथ भयावह मानसिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरा भेड़िया झुंड उस मानसिक हमले से ढक गया। ब्लैक मिस्ट वुल्फ तुरंत मानसिक अराजकता में फंस गए। वे अजीब आवाजें निकालने लगे। कोई जमीन पर लौट रहा था, कोई हवा में पंजे मार रहा था। फिर अचानक उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरा झुंड खुद ही आपस में लड़ने लगा। एक एक करके विशाल भेड़िए मारे जाने लगे। करीब आधे घंटे बाद आखिरी ब्लैक मिस्ट वुल्फ भी मर गया। तभी मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आई। उधर बाहरी दुनिया में लगातार छात्र शुरुआती रियल्म से बाहर निकल रहे थे। हर परीक्षार्थी के बाहर आते ही शिक्षक उसके बीस्ट स्पेस को स्कैन करते थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका बीस्ट ग्रोथ स्टेज में पहुंचा है या नहीं। अधिकांश छात्रों ने परीक्षा पास कर ली थी। तभी अचानक एक ऊंची पुकार पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। लू जिनहोंग एल्फ सम्राट पर खड़ी होकर रियल्म से बाहर निकली। वह धीरे से चिंगीवे हाई स्कूल के क्षेत्र में उतरी। उसके आते ही असंख्य लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह देखो, वही है चिंगीवे हाई स्कूल की लू जिनहोंग। सुना है उसने एसएसएस ग्रेड बीस्ट मास्टर प्रतिभा जागृत की है। चिंगीवे हाई स्कूल की किस्मत तो सच में चमक गई। चिंगीवे हाई स्कूल के प्रिंसिपल झाओ डेली यह सब सुनकर मुस्कुराते नहीं थक रहे थे। उनके आसपास दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल भी खड़े थे। झाओ डेली जानबूझकर गर्व से बोले, बड़ी अजीब बात है, हमने तो कोई प्रचार भी नहीं किया, फिर भी सबको कैसे पता चल गया कि हमारे स्कूल में एसएसएस ग्रेड प्रतिभा वाला छात्र आया है। उनका यह घमंड
पाखंडी चेहरा देखकर बाकी प्रिंसिपलों के दांत किटकिटाने लगे, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी एक रियल अधिकारी आगे आया। छात्रा, कृपया यहाँ आकर पंजीकरण करें। लू जिनहोंग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। बाकी प्रिंसिपल भी उत्सुकता से पास आ गए। इस परीक्षा में हर छात्र के हाथ पर मौजूद ट्रांसफर मार्क उसके द्वारा मारे गए स्पिरिट बीस्ट की संख्या रिकॉर्ड करता था। मॉक परीक्षा का परिणाम उसी आधार पर तय होना था। जल्द ही लू जिनहोंग का रिकॉर्ड सामने आया, 589 स्पिरिट बीस्ट। ये संख्या देखते ही कई प्रिंसिपलों की आंखें फैल गईं, खासकर प्रिंसिपल वू की। वह अभी थोड़ी देर पहले अपने छात्रों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, अब उनका चेहरा सीधा उतर गया। ये कैसे संभव है? इतने सारे स्पिरिट बीस्ट कैसे मार दिए? प्रिंसिपल वू हकलाने लगे। झाओ डेली जोर से हंस पड़े। पुराने वू, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे स्कूल के छात्र असाधारण हैं। अब समझ आया? उनका मूड बेहद शानदार हो गया था। एक प्रिंसिपल तुरंत बोला, अरे मुझे याद आया, मेरे घर में काम है, मुझे अभी जाना होगा। दूसरा बोला, मेरे घर की सुअरनी आज बच्चे देने वाली है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। ऐसी हालत में बाकी प्रिंसिपल वहाँ टिक ही नहीं पाए। सब अलग अलग बहाने बनाकर तुरंत निकल गए। उनके जाते ही झाओ डेली तेजी से लू जिनहोंग के पास पहुंचे। छात्रा लू, तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताओ। लू जिनहोंग कुछ पल सोचकर बोली, प्रिंसिपल, क्या युएलिंग सिटी के किसी स्कूल में बाबा नाम का कोई छात्र है? बाबा? झाओ डेली हैरान रह गए। कितना अजीब नाम है, मैंने कभी नहीं सुना, और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी स्कूलों में भी ऐसा कोई छात्र नहीं है। लू जिनहोंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ऐसा कैसे हो सकता है? शुरुआती रियलम में सिर्फ युएलिंग सिटी के हाई स्कूलों के छात्र ही प्रवेश कर सकते हैं, तो बाबा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता? झाओ डेली ने उसकी उलझन देखकर पूछा। छात्रा लू, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? लू जिनहोंग ने सिर हिला दिया। कुछ नहीं, उसने यह बात छिपा ली कि उसे बाबा ने पूरी तरह दबा दिया था। वह उसकी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल था। झाओ डेली ने भी ज्यादा नहीं पूछा। धीरे धीरे और छात्र बाहर निकलते रहे। अधिकांश लोग अब जा चुके थे, लेकिन लू जिनहोंग वहीं रुकी रही। वह इंतजार करना चाहती थी, शायद बाबा बाहर आए। तभी एक घोषणा सुनाई दी, चिंगयुए हाई स्कूल, लिनजियांग, स्पिरिट बीस्ट किल संख्या 236। यह सुनते ही लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह चिंगयुए हाई स्कूल की 4 महान प्रतिभाओं में से एक है, वाकई नाम के योग्य है। लोगों की प्रशंसा सुनकर लिनजियांग खुशी से भर गई। उसकी चाल तक बदल गई। जल्द ही वह स्कूल के क्षेत्र में लौट आई। झाओ डेली ने हल्के स्वर में कहा, अच्छा किया, लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है। लू जिनहोंग की तुलना में लिनजियांग को सिर्फ सामान्य प्रशंसा मिली। अब शाम होने लगी थी। शुरुआती रियलम बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। बाहर आने वाले छात्रों की संख्या भी कम होती जा रही थी। तभी क्लास टीचर जियांग यूरो घबराई हुई भागती हुई आई। प्रिंसिपल, क्या आपने ली मोरान को देखा है? झाओ डेली तुरंत बोले। टीचर जियांग, इतनी घबराई हुई क्यों है? जियांग यूरो ने धीमे स्वर में कहा, ली मोरान 2 दिनों से रियलम के भीतर है। उसकी प्रतिभा भी बहुत कमजोर है, लेकिन वह अब तक बाहर नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। यह सुनकर झाओ डेली की भौहें सिकुड़ गईं। असल में वे भी कभी ली मोरान की बहुत परवाह करते थे, लेकिन किसे पता था कि वह F ग्रेड प्रतिभा जागृत करेगा। तभी लू जिनहोंग बोली, मैंने उसे रियलम की गहराई में देखा था। उस समय वह अभी जिंदा था, लेकिन अब कहना मुश्किल है। यह सुनते ही जियांग यूरो का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कहा? रियलम की गहराई में? यहाँ तक कि झाओ डेली भी चौंक गए। एक F ग्रेड प्रतिभा वाला बीस्ट मास्टर रियलम की गहराई में क्या करने गया था? क्या वह मौत ढूंढ रहा था? अब शुरुआती रियलम बंद होने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। झाओ डेली गंभीर स्वर में बोले, टीचर जियांग, रियलम बस बंद होने वाला है। अगर ली मोरान अब तक बाहर नहीं आया तो शायद। लू जिनहोंग ने भी हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। क्या वह कभी का महान प्रतिभाशाली छात्र सच में शुरुआती रियलम में मर गया? तभी अधिकारी की आवाज गूंजी, समय समाप्त, रियलम बंद किया जा रहा है। रियलम आखिरकार बंद हो गया, और ठीक आखिरी क्षण में मेरी आकृति आखिरकार रियलम के भीतर से बाहर निकल आई। जियांग यूरो तुरंत भागकर मेरी तरफ आई। उनके चेहरे पर डर और राहत दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। बहुत अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए। उनकी इतनी चिंता भरी शक्ल देखकर मेरे दिल में हल्का दर्द उठा। मैंने मुस्कुराकर कहा, सॉरी रोजी, आपको चिंता करनी पड़ी। लू जिनहोंग ने मुझे एक नजर देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। मेरा बिल्कुल सुरक्षित बाहर आना उसकी उम्मीद से बाहर था, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा उलझन में डाला वह यह थी कि बाबा अब तक दिखाई नहीं दिया था। प्रिंसिपल झाओ डेली आगे आए और बोले, छात्र, अब जब तुम बाहर आ गए हो तो जाकर अपना परिणाम दर्ज करा दो। मैंने सिर हिलाया और सीधे कर्मचारियों की ओर बढ़ गया। जल्द ही मेरा परिणाम घोषित कर दिया गया। स्पिरिट बीस्ट किल संख्या 1368। यह संख्या सामने आते ही पूरा मैदान शांत हो गया। झाओ डेली अविश्वास से बोले, क्या कहीं गणना में गलती तो नहीं हुई? एक कर्मचारी तुरंत बोला, हमारी जादुई मुहर विशेष सुदृढ़ीकरण से बनी है, गणना में गलती होना असंभव है। असल में जब उसने मेरा परिणाम देखा था तो वह खुद भी चौंक गई थी। उसने कई बार जांच की, लेकिन हर बार परिणाम बिल्कुल सही निकला। यह असंभव है। लू जिनहोंग अचानक चिल्ला उठी, तुम एक F ग्रेड प्रतिभा वाले बीस्ट मास्टर हो, इतने सारे स्पिरिट बीस्ट कैसे मार सकते हो? मैंने उसकी तरफ हल्की नजर डाली। पिछले 3 सालों में तुम हमेशा मेरी बराबरी करना चाहती थी। तुम्हें कम से कम मुझे चुनौती देने की हिम्मत तो थी, लेकिन अब तुम मेरा परिणाम तक स्वीकार नहीं कर पा रही। लू जिनहोंग की आंखें फैल गईं। उस क्षण उसे फिर वही पुराना मैं दिखाई दिया, वह प्रतिभाशाली छात्र जो 3 साल तक हमेशा उसे दबाए रहा था। झाओ डेली भी बेहद हैरान थे। छात्र, तुमने यह सब कैसे किया? एक F ग्रेड प्रतिभा वाला बीस्ट मास्टर ऐसा परिणाम नहीं ला सकता, लेकिन मैं पहले से तैयार था। हालांकि मैं हमेशा सच नहीं छिपा सकता था, लेकिन प्राचीन रक्त रेखा की बात किसी भी हालत में नहीं बता सकता था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रिंसिपल, आपको कैसे पता कि मैंने सिर्फ F ग्रेड प्रतिभा ही जागृत की है? झाओ डेली चौंक गए। क्या मतलब? क्या तुमने ड्यूल टैलेंट जागृत किया है? मैंने सिर हिलाया। सिर्फ ड्यूल टैलेंट नहीं, बल्कि चेन टैलेंट। मेरा दूसरा टैलेंट पहले टैलेंट के साथ मिलकर SSS ग्रेड प्रतिभा से भी ज्यादा ताकत पैदा करता है। यह सुनते ही झाओ डेली जोर से हंस पड़े। स्वर्ग सचमुच हमारे चिंगयुए हाई स्कूल पर मेहरबान है। चेन टैलेंट, यह तो ड्यूल टैलेंट से भी ज्यादा दुर्लभ है। इतिहास में जितने भी चेन टैलेंट वाले प्रतिभाशाली लोग हुए हैं वे सब महान दिग्गज बने हैं। जियांग यूरो भी खुशी से भर गई। मोरन, तुमने सच में चेन टैलेंट जागृत किया? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल, वरना मैं इतना अच्छा परिणाम कैसे ला सकता था? झाओ डेली तुरंत और भी खुशामद करने लगे। छात्र
मोरन, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक प्रिंसिपल से कहना। और हाँ टीचर जियांग, इतना उत्कृष्ट छात्र तैयार करने के लिए आपको इस साल का उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। आपका बोनस और वेतन भी दोगुना किया जाएगा। और छात्र मोरन, इस साल की सारी छात्रवृत्ति और सहायता राशि भी तुम्हें मिलेगी। मैंने उनकी खुशामद को ठुकराया नहीं। आखिर जियांग यूरो की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी वजह से घर का किराया तक उधार लिया था। कुछ देर बातचीत के बाद मैंने कहा, प्रिंसिपल अब मैं घर जाना चाहता हूँ। झाओ डेली तुरंत बोले, हाँ बिल्कुल, जल्दी जाकर आराम करो। और मोरन छात्र, कल की मुख्य परीक्षा मत भूलना, जरूरत पड़े तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं हल्का हंस पड़ा। ये प्रिंसिपल सच में लोगों को खुश करना खूब जानते थे। जरूरत नहीं, रोजी मुझे खुद बुला लेंगी। मैं वहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत विदा ली और जियांग यूरो को लेकर जाने लगा। तभी अचानक लू जिनहोंग मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने होंठ काट रखे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी शिकायत थी। क्या तुम वही बाबा हो? मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या बेकार नाम है ये, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ लेकिन अगर तुम मुझे बाबा बुलाओगी तो शायद मैं जवाब दे दूं। लू जिनहोंग तुरंत गुस्से से भर गई। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने दांत भींच कर कहा, तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो? रियल्म की गहराई में जिसने मेरी जान बचाई, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने फिर सिर हिला दिया। मुझे याद नहीं कि हम कभी मिले हों। लू बड़ी मजाकिया, कहीं तुम मुझे इतना याद करते करते भ्रम तो नहीं देखने लगी? मैंने जियांग यूरो की ओर देखा। रोजी चलिए, यह कहकर मैं उन्हें लेकर सीधे वहाँ से चला गया। लू जिनहोंग दूर जाते मेरे पीछे को देखती रह गई। जितना ज्यादा वह मुझे देखती उतना ज्यादा उसे परिचित महसूस होता और उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। बाबा, यह नाम सोचते ही उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके साथ मजाक किया गया है। उसके मन की शिकायत और गहरी हो गई, लेकिन जल्द ही वह शिकायत जिद में बदल गई। तुम मानने से डर रहे हो है ना? जब मैं तुम्हारी पहचान सबके सामने खोलूंगी तब देखती हूँ तुम कहाँ छिपोगे, और उस दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। झाओ डेली यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। युवा होना सच में अच्छा है। तभी एक काले सूट वाला मध्य वय पुरुष वहाँ आया। वह था जो समूह का असली मालिक, जो वेनलियांग। झाओ डेली ने उसे तुरंत पहचान लिया। अरे बॉस जो, आप यहाँ कैसे? जो वेनलियांग ने ठंडी आवाज में पूछा। मेरा बेटा यानचेंग अब तक बाहर क्यों नहीं आया? ये सुनते ही झाओ डेली का दिल धक से रह गया। जो यानचेंग बाहर नहीं आया, ये कैसे संभव है? अब रियल्म पूरी तरह बंद हो चुका था। जो बाहर आना था वह आ चुका था। झाओ डेली ने ध्यान से सोचा। उन्हें सच में जो यानचेंग कहीं दिखाई नहीं दिया था। जो वेनलियांग का चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। प्रिंसिपल झाओ, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे स्कूल में भेजा और तुम्हारे स्कूल में भारी निवेश भी किया। क्या यही तुम्हारा जवाब है? झाओ डेली घबरा कर बोले। बॉस जो, कृपया शांत हो जाइए। शायद कोई तकनीकी समस्या हुई है। हो सकता है आपका बेटा किसी दुर्घटना में रियल्म के भीतर फंस गया हो। मैं तुरंत सिटी लॉर्ड ऑफिस से संपर्क करता हूँ। हम रियल्म दोबारा खोलकर खोज दल भेजेंगे। जो वेनलियांग ने ठंडे स्वर में कहा। प्रिंसिपल झाओ, बेहतर होगा कि कल से पहले मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ जाए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो भविष्य में तुम्हारे चिंगयुए हाई स्कूल को एक भी निवेश नहीं मिलेगा। समय बीते बीते अगला दिन आ गया। चिंगयुए हाई स्कूल का पूरा मैदान छात्रों से भर चुका था। आज बीस्ट मास्टर महापरीक्षा का दिन था। वही परीक्षा जो असंख्य नए बीस्ट मास्टर्स की किस्मत तय करने वाली थी। सामान्यतः प्रिंसिपल झाओ डेली खुद मंच पर भाषण देते, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज वे दिखाई ही नहीं दिए। तभी उपराचार्य आगे आए और बोले, सभी छात्रों ध्यान दें, प्रिंसिपल कुछ जरूरी काम में व्यस्त हैं। वे इस समय सिटी लॉर्ड ऑफिस में हैं। आज की परीक्षा में मैं आप सबको परीक्षा केंद्र तक ले जाऊंगा। उनके नेतृत्व में सभी छात्र अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार बसों में बैठ गए। करीब 15 मिनट बाद सभी परीक्षा केंद्र पहुंच गए। तभी आसमान से एक भारी आवाज गूंजी, सभी परीक्षार्थियों ध्यान दें, मैं इस परीक्षा केंद्र का मुख्य परीक्षक जो जेंग हूँ। अब मैं आगे की परीक्षा की घोषणा करने जा रहा हूँ। अब मैं इस वर्ष की मुख्य परीक्षा के नियम घोषित कर रहा हूँ। इस बार की परीक्षा 3 चरणों में विभाजित होगी। पहला चरण समग्र क्षमता परीक्षण, दूसरा चरण वास्तविक युद्ध परीक्षा। सभी परीक्षार्थियों को यादृच्छिक रूप से जंगली क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहाँ उन्हें 3 दिनों तक जीवित रहना होगा। तीसरा चरण ट्रायल टॉवर, सभी परीक्षार्थी ट्रायल टॉवर में प्रवेश करेंगे और परीक्षा देंगे। उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तीनों चरण पूरे होने के बाद सभी छात्रों के कुल अंकों की गणना की जाएगी और रैंकिंग तय होगी। इसी से इस वर्ष के प्रांतीय टॉपर का चयन होगा। अब सभी परीक्षार्थी पंक्ति बनाकर प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करें। यह सुनते ही सभी छात्र लाइन में लग गए। एक एक करके वे प्रकाश स्तंभ के भीतर प्रवेश करने लगे। मैं भी आगे बढ़ा और उसके भीतर चला गया। प्रकाश स्तंभ के अंदर का स्थान बेहद विचित्र था। उस पूरी जगह में सिर्फ मैं अकेला था। चारों ओर सिर्फ सफेद खालीपन फैला हुआ था। तभी एक रोशनी मेरे शरीर पर घूमी, जैसे किसी प्रकार की स्कैनिंग हो रही हो। कुछ ही क्षण बाद मेरी जानकारी सामने उभर आई। उधर परीक्षा केंद्र के बाहर निगरानी कक्ष में मुख्य परीक्षक जो जेंग और बाकी परीक्षक बड़ी स्क्रीन को देख रहे थे। एक एक करके परीक्षार्थियों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगी और मेरी जानकारी सबसे ऊपर चमक रही थी। एक परीक्षक हैरानी से बोला, यह वही छात्र है जिसने मॉक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन इसका टैलेंट तो F ग्रेड है। दूसरे परीक्षक ने कहा, सुना है इसके स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया था कि इस छात्र ने चेन टैलेंट जागृत किया है। चेन टैलेंट, ये तो सच में अविश्वसनीय है। लगता है इस साल युएलिंग सिटी फिर से पूरे प्रांत में मशहूर होने वाली है।